Firstly, very good morning to everyone those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. My dear friends, as we know, in approximately 4 months later, I had not uploaded any videos related to our study. But there is a huge comment from your side. That's why it forces me to make a lecture on our study material for UPSC preparation. So my dear friends, please pay attention in this video. I am going to tell you what is the Indian polity and why the need कि इसे क्यों पढ़ना है, right? So I recommend here for Indian polity there is only one book, M. Lakshmikant from my side, because many toppers and many mentors always suggested, many coaching centers also suggested this book is fantastic for our study, because the language of this book is very in a very simplest way, right? If any fresher students wants to read it, wants to learn it in a very simplest way, you just go through this book and read the contents whatever they written here. So in this particular lecture I am going to take chapter number first, that is historical background. And one thing I want to tell you here कि इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा, मैं आज यानी कि इस लेक्चर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला आपको, ठीक है? बस मैं 2 स्लाइड आपको क्लियर करके ये बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारा हिस्ट्री से और पॉलिटी को हम कैसे लिंक करेंगे, राइट? आखिरकार पॉलिटी एक्चुअल में है क्या और पॉलिटी को बहुत हवा बना के क्यों रखा हुआ है? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी नेशन को अच्छी तरीके से चलना है, किसी भी घर को अच्छी तरीके से चलना है, किसी इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरीके से चलना है, तो उसको चलने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। अगर हम रेलवे में हैं तो हमें वहाँ पर ये हर चीज़ें जो हम बात करते हैं, मतलब वहाँ पर टीटी को रखना, ठीक है, स्टेशन मास्टर को रखना, ठीक है, हर तरीके का हर एक यानी कि जीआरपी वालों को रखना, मतलब हर एक काम हर एक आदमी कर रहा है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे यानी कि पनिश किया जाता है। सिमिलरली इन एनी कंट्री, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, आई टेक अप वन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ इंडिया। अगर हमें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना है, यहाँ के देश को, मतलब हमारे देश को अच्छे से चलाना है, तो इस देश को चलाने के लिए हमें रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। रूल मतलब हमें नियम बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशन मतलब उनको बनाए रखना, दैट इज ए रेगुलेशन। चीजों को रेगुलर वे में यूज करना, दिस 2 प्रोसीजर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर एनीथिंग, उसको अच्छे से चलाने के लिए यूज किया जाता है। सो इसी तरीके से जब हमारा देश यानी कि आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद हमें जरूरत पड़ती है कि हाँ, आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये लोग जो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है, मतलब मैं भीड़ गलत बोल रहा हूँ, ये जो संख्या इतनी बड़ी है भारत के लोगों की, जो पहले से त्राही कर रही थी, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से जीऊं, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से मतलब आगे अर्निंग कर सकूं, अपने परिवार को खुश देख सकूं। तो सरकार ने उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर सकते हो, बट आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। वो क्या कि आप कोई भी चीज करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी चीज कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपको रूल को यानी कि रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनको रेगुलर वे में यूज करना पड़ेगा। सपोज करिए आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचर को एक मेंटेन वे में, मतलब एक सस्टेनेबल वे में यानी कि यूज करना है। पानी को उतना ही यूज करना है जितना आप कर सकें, ठीक है, हर चीज उतना ही। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर आता हूं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अब क्यों जरूरत पड़ रहा है, पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ता था इन एंशिएंट टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करता हूं, वो क्या है कि ये जो चीजें जरूरत थी उस वक्त हमने रिलीजन के बेस से यानी कि क्लियर कर रखा था। रिलीजन के बेस पे मैं बोलना चाहूं तो ये होता है कि मैं जैसे आप एंशिएंट टाइम में चले जाइए और राम राज्य की बात करिए, तो राम राज्य के बारे में ये होता है कि वहां पर हमने, मतलब जैसे हिंदू कल्चर में क्या होता है कि कहते हैं कि नीम के पेड़ को मत काटिए, बरगद के पेड़ को मत काटिए, ठीक है, और पीपल के पेड़ को मत काटिए। अगर रीजन पूछो तो कहते हैं कि इस पे गॉड रहते हैं, गॉडेस रहती हैं,
इसके रीजन बचाने यानी कि काटने का रीजन ये था कि ये कटे ना, और ना कटने का मतलब ये है कि अगर नीम का पेड़ कटता है तो मेडिसिनल चीजें हमारे धरती से खत्म होने लगेंगी। दूसरी बात, ये उस कैटेगरी में पौधे आते हैं बरगद, पीपल और नीम, जो 24 घंटे यानी कि हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इनका हर तरफ से हमें क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो हम क्यों कटने दें। तो हमने चीजों को मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमने नियम लिख के रखे हैं उनको हमने किससे लिंक कर दिया, हमने लिंक किया अपना हमारे रिलीजन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि चीजें जो आज हम पढ़ रहे हैं उनका पास्ट में क्या इंपैक्ट रहा है, किस तरीके से लोगों ने उसे यूज किया है, वो भी बहुत जरूरी है, वो हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक्स। फर्स्ट हमारी हेडिंग कहती है कि यानी कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए, कब आए, 1600 में आए, और किस फॉर्म में आए थे, एक ट्रेडर के फॉर्म में आए थे, ठीक है। और उस यानी कि उसे किस नाम से जाना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। उनके पास एक राइट था, किसके लिए था, कि वो ट्रेड कर सकते थे भारत के अंदर, ठीक है। और ये किसके द्वारा परमिशन दी गई थी, क्वीन एलिजाबेथ के फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। ये देखा गया कि जब 1665 में कंपनी जो थी एक प्योरली क्या थी, एक प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, यानी कि जो कंपनी थी वो खाली उसका एक ही फंक्शन था, एक ही कार्य था कि वो ट्रेड करे, ठीक है। उसको पास दीवानी राइट्स थे, जिसको यानी कि कहने का मतलब वो राइट किसके ऊपर, सिविल, ठीक है, एंड जस्टिस, मतलब सामाजिकता और यानी कि न्यायिकता के ऊपर ये सारे नियम उसे राइट मिले थे, ठीक है। कौन कौन से राज्य जहां पर ये यानी कि लागू थे, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एक टेरिटोरियल पावर की तरह, ठीक है। जैसे फिर क्या हुआ, जैसे यानी कि आपने सुना होगा हिस्ट्री, जब मैं हिस्ट्री आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग जानेंगे कि आखिर 1857 का जो संग्राम था वो कैसे यानी कि इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, ब्रिटिश यानी कि जो शासन था उसके ऊपर। उसके बाद जब 1858 आता है तो इन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। अलग मतलब इन्होंने क्या किया, जब जो सिपाही मिनोरिटी उठी थी 1857 में, तो ब्रिटिश क्राउन ने ये अज्यूम किया कि हमें क्यों ना डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नेंस ऑफ इंडिया की। तो इन्होंने पूरा अपना डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया और भारत को मतलब ट्रेडिंग, जो पहले ट्रेडिंग फंक्शन की तरह काम कर रही थी, अब यहां पर उन्होंने सोचा कि हम इसे पूरी तरीके से अपने हाथ में लेकर रूल और रेगुलेशन हम ही यानी कि यहाँ पर लगाएंगे। अब ट्रेडिंग फंक्शन नहीं, एक गवर्नमेंट के तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और गवर्नमेंट ऐसी थी, वो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नहीं जो जानते हैं उनको मॉडर्न इंडिया में अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी जो समझना है वो हमें ये समझना है कि इन्होंने तब तक जारी रखा, ठीक है, तब तक जारी रखा जब यानी कि हमने इंडिपेंडेंस नहीं पाली। माय डियर फ्रेंड्स, मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें क्या हुआ कि हमें विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमें आजादी मिलती है तो हमें यानी कि एक जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। उसके लिए हमने क्या बनाया, एक यानी कि एक पर्पज रखा गया, यानी कि एक उद्देश्य आया। उसके लिए हमने 1946 में एक कमेटी जनरेट की, ठीक है। और उसके द्वारा 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है, जिसके वेरियस फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, उसके रूट्स के बारे में जो भी है सब कुछ समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए उससे पहले हमें ब्रिटिश का जो राज था वो देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो राज था, ठीक है, इधर मेरी बात समझिए, जो ब्रिटिश का राज चल रहा था कंपनी रूल था एक, यानी कि 1773 से 1858, ये तब तक यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी बाहर से आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खाली एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो एज ए क्राउन यानी कि जो मतलब क्वीन एलिजाबेथ थी, उसके बाद जो भी अदर क्वीन आई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मतलब क्राउन वहां पर है और इसको यानी कि अपना एक कॉलोनी बनाकर चल रही थी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग, अब एक मिनट, अब बात करें हम लोग किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था उसके बारे में बात करते हैं। ये 1773 में आया, ठीक है। और ये जो एक्ट था किसके लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के लिए था, ठीक है। इसमें क्या था, ये फर्स्ट स्टेप लिया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा,
क्या करने के लिए कि ये रेगुलेट करेगा पूरा अफेयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, किसके ऊपर, इंडिया में। ठीक है। दूसरी बात, इट रिकॉग्नाइज, ये क्या कर रहा था, रिकॉग्नाइज कर रहा था। अभी देखो, अभी जो कंपनी है कंपनी ही है, अभी कंपनी गवर्नेंस में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है। 1858 में कंपनी गवर्नेंस में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये बात दिमाग में रखनी, 1773 से, ठीक है, और 1858 तक हमारी ये क्या बोलते हैं, जो कंपनी थी कंपनी ही रहती है, लेकिन उसने अपना अफेयर्स फैलाया। अफेयर्स में बोलूं तो मतलब उसने अपना वेरियस मतलब तरीके से वो अपना यानी कि कहते नहीं वर्चस्व बढ़ाता दिखाई पड़ा उनका। उन्होंने हड़पना कुछ चीजों को सीखा। ठीक है। और उन्होंने सोचा कि जब यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, कुछ नहीं बोलते, तो धीरे धीरे 1858 के बाद अपना वर्चस्व दिखाया और कहा कि हम हैं और तुम हमारी क्या हो, प्रजा हो, और जो हम कहेंगे वही करो, जहां बैठाएंगे वहीं बैठो। ये सिस्टम हो गया। ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन को यानी कि एक फाउंडेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे केंद्रीय तरीके से भारत के अंदर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि फाउंडेशन को जनरेट किया, यानी कि फाउंडेशन को पनपाया। ठीक है। अब दूसरी बात ये यहां पर है, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने ये बताया कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है। उसके बाद कहा कि आपको असिस्ट करने के लिए हम यानी कि 4 मेंबर्स की एक यानी कि कमेटी बनाते हैं। असिस्ट मतलब आपके सहायक, मतलब आपको सहायता देंगे आपके कार्य में, गवर्नर जनरल को। ठीक है। उसके बाद बताया कि यानी कि फर्स्ट गवर्नर जो जनरल था उस वक्त का, तो वो कौन था भाई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या कहता है, इन्होंने क्या किया, बॉम्बे मैड्रास, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंसी थी इसको अधीनस्थ कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल के। ठीक है। सो जो भी यानी कि परमिशन लेनी होती थी, कुछ भी करना होता, तो यहां से इनका पूरा यानी कि कारभार चलता था। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट किया यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का, कहां पर, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। ठीक है। और एक कंप्राइज करके चल रहे थे कि यहां पर कितने जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा, उसके साथ 3 अदर जजेस होंगे, मतलब कुल मिला के 4 जज। ठीक है। और इन्होंने कहा कि यह प्रोहिबिट किया जाता है कि जो कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स हैं, कोई भी किसी से गिफ्ट नहीं लेगा, कोई भी प्राइवेट अपना यानी कि ट्रेड नहीं चलाएगा, जो भी करना है यानी कि अब कंपनी के अंदर रह के करना है। दूसरी बात, कोई भी नेटिव से मतलब नहीं रखेगा, जो यहाँ के नेटिव्स हैं। ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को यानी कि स्ट्रेंथन किया। ठीक है। और कंट्रोल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ओवर द कंपनी बाय रिक्रूटिंग द कोर्ट डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर्स। मतलब धीरे धीरे जो कंपनी यानी कि जो वहां की यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कंपनी के ऊपर अपना वर्चस्व जमाया। ठीक है। अपने जो कोर्ट डायरेक्टर से उसको यानी कि रिपोर्ट किया। ठीक है। रेवेन्यूज एंड द सिविल मिलिट्री अफेयर्स को उसने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। आगे की जो बात है मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।